नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और ये पॉलिटिकल पॉडकास्ट है। इसमें एक बार फिर हम रजनीश सर से जुड़ गए हैं। मुद्दा है बांग्लादेश को लेकर के। इस वक्त शेख हसीना के बारे में चर्चा खूब है। आपको याद होगा कि एक साल पहले की घटना है, जब एक साल पहले क्या मतलब कहा जाए एक तरीके से कि इसी साल 2024 में ही ये पूरी प्रक्रियाएं बांग्लादेश की हुई, जब बांग्लादेश में क्राइसिस उठता है और वहां की जो तत्कालीन जो मुखिया कही जाती हैं शेख हसीना, उनके खिलाफ एक आंदोलन उग्र होता है और शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़ करके वहां से जाना पड़ता है। शेख हसीना ने भारत से मदद मांगी और भारत ने उनको अपने यहाँ रखा, शरण दिया। अब वहां की जो सरकार है वो ये कह रही है कि शेख हसीना को भारत लौटाए। क्या शेख हसीना को भारत ने वर्तमान में रख लिया है अपने पास में, भारत जाने देना नहीं चाहता है? प्रत्यर्पण की बातचीत हो रही है। प्रत्यर्पण क्या है, क्या प्रक्रिया है इसकी? क्या कोई देश दूसरे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो वहां के प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपने यहाँ शरण दे सकता है? कई तरह के कानूनी दांव पेच और चर्चाएं चलती हैं। तो हमारे साथ रजनीश सर इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अब हालिया में बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो काफी चर्चा में है। ऐसा लग रहा है कि भारत पर आरोप लगाकर बांग्लादेश ये साबित करना चाहता है कि भारत बांग्लादेश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्या माजरा है, प्रत्यर्पण क्या है? चलिए तमाम विषयों पर इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो ये बताइए दर्शकों को कि ये सर प्रक्रिया क्या है प्रत्यर्पण की, और ये प्रत्यर्पण है क्या? प्रत्यार्पण है कि अगर आपका किसी देश के साथ संधि है प्रत्यार्पण का, तो आपके यहाँ जी। का कोई अपराधी अगर उस देश में है या उस देश का अपराधी आपके यहाँ है, तो फॉर्मल सरकार एक नोट भेजती है। फिर आप उस आदमी को अपने कोर्ट में प्रोड्यूस कीजिए और उसको बजाबता उसको हैंड ओवर कर दीजिए। जैसे कोर्ट जेल नहीं ले जाती किसी को, जेल में जेलर को दे देती है, तो समझिए कि जेलर के रोल में बांग्लादेश सरकार है। इसे भारत सरकार हसीना जी को अपना कोर्ट के थ्रू प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के उसको हैंड ओवर कर दे, या भारत का संधि है उसके साथ। लेकिन यह जो सिस्टम है ये अपराधियों के लिए कहीं पर भी जो होता है, वो जैसे कि जो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है, एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जो आर्थिक अपराध में इन्वॉल्व है, जैसे भारत में विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सब जो इन्वॉल्व थे, मेहुल चौकसी या दाऊद इब्राहिम है, टाइगर मेमन है, या नीटा है, या जो अमेरिका में अभी निज्जर रहा है पंजाबी आतंकवादी वो है, ये सब अपराधों के लिए ये प्रत्यार्पण की बात होती है। लेकिन जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी है, जो कोई राजनीतिक नेता है और राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होता है, उसके डेफिनेशन में प्रत्यार्पण की बात होती ही नहीं। तो पहली बात तो ये सरकार जो यूनुस की सरकार जो कह रही है कि प्रत्यार्पण संधि के अनुसार, तो पहली बात तो उस डेफिनेशन को नहीं ठीक से समझ पा रहा है, जबकि वो जानता भी है। तो इसलिए प्रत्यार्पण की तो न लीगली कोई पॉसिबिलिटी है और पॉलिटिकली भी भारत सरकार शेख हसीना को नहीं सौंपे। ये मेरा डिमांड है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार ही लेजिटिमेट नहीं है, वैध सरकार नहीं है। वहां पर ये भी तो चुनी हुई खतरा सरकार हो सकता चुनाव है, में जीत। खतरा हो सकता है। इन्होंने उनके बेटे ने तो ये भी आरोप लगाया ना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो शेख हसीना को खतरा हो सकता है बांग्लादेश में। पहली बात कि वो जो शेख यूनुस की सरकार है वो सरकार ही वैध नहीं है। मैं उसके लिए एक इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ, नाइदर इज डिफेक्टो नॉट डी जियोर, इट इज ए वैलिड गवर्नमेंट। शेख हसीना की सरकार एक चुनी हुई सरकार थी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी गई हुई थी। उसको 5,000 6,000 के भीड़ ने जाके उसके रेजिडेंस को कैप्चर कर लिया और सेना ने दगाबाजी किया, जिसके कारण प्रधानमंत्री को देश छोड़ के आना पड़ा। शेख हसीना ने रिजाइन किया ही नहीं। बाद में इन लोगों ने रेजिग्नेशन लेटर खोजा तो राष्ट्रपति ने कहा कि वो तो लेटर दिया ही नहीं, रिजाइन किया ही नहीं, वो तो ओरली ट्रांसमिट हो रहा था। उस समय टेलीविजन चैनल पे प्रसारण शुरू हो गया कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि बेसिकली शेख हसीना ने इस्तीफा दिया ही नहीं। तो असली प्रधानमंत्री तो अभी भी वही है।
दूसरी बात है कि ये तो एक कूप था, ये 4-5 हजार डकैती इकट्ठा हो गए थे, जिसमें अमेरिकन एजेंसी इन्वॉल्व थी, जिसमें पाकिस्तानी एजेंसी इन्वॉल्व थी, और बांग्लादेश के गद्दार सब जो 71 में बांग्लादेश सेना को तन से, मन से, धन से समर्थन देते थे, जिसका नाम आज जमाते इस्लामी है, उन लोगों ने मिलकर एक चुनी हुई वैध निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर दिया। और आज आप उसके प्रत्यार्पण की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश की कोर्ट ही स्वतंत्र नहीं है, वहां के चीफ जस्टिस से रिजाइन लिया जा रहा है, वहां के जस्टिस को कहा जा रहा है कि आप इस हिसाब से फैसले दीजिए। मोहम्मद यूनुस अपने आर्थिक धोखाधड़ी के आरोप में जेल में थे, बाहर एकाएक इनको निकाल दिया। कैसे निकल गए? कानून का राज है या राजा का राज है? बीएनपी की खालिदा जिया ने घोर आर्थिक अपराध किया वहां, वो भी बाहर निकल गई। तो ये जो पॉलिटिकल कूप है, जैसे पहले मिलिट्री कूप हुआ था जिसमें शेख हसीना के फादर को मार दिया गया था, और बीएनपी की खालिदा जिया के हस्बैंड जियाउर रहमान बने थे प्रेसिडेंट, फिर उनका भी मर्डर हुआ तो एचएम इरशाद बने। तो कोर्ट और लोकतंत्र जब तक स्वतंत्र नहीं है तब तक प्रत्यार्पण की बात या बांग्लादेश के सरकार की बातों की कोई वैधता ही नहीं। पहले वहां अपना कानून का राज स्थापित करे, चुनाव कराए, फिर ये सब बातें करे। जी। तो ये क्या लग रहा है सर, भारत वाकई में छोड़ेगा, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच का जो संबंध रहा है, खासतौर पे शेख हसीना के बीच के जो संबंध रहे हैं भारत से, मुझे तो ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है कि भारत इस तरीके से कोई भी प्रत्यार्पण का जो मामला आ रहा है तो भारत छोड़ेगा। जो रक्षा मंत्रालय है उसने भी सफाई अभी तक कुछ भी नहीं दी है। तो क्या लगता है भारत इस कंडीशन में शेख हसीना को जाने देगा? मैं तो कहा ही, जाने देने का कोई मतलब ही नहीं है। भारत सरकार प्रत्यार्पण को एकदम से रिफ्यूज कर दे, पहले उसको बोले कि एक स्वतंत्र एजेंसी के नेतृत्व में वहां चुनाव हो, चुनी हुई सरकार आए, जिसमें शेख हसीना की पार्टी जो है अवामी लीग, उसका भी पार्टिसिपेशन हो, इंटरनेशनल वॉच के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहाल की जाए, माइनॉरिटी की रक्षा, उनकी पूजा की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों की रक्षा की गारंटी न्यायपालिका के संदर्भ में सुनिश्चित की जाए। उसके बाद जो स्वतंत्र न्यायपालिका हो वह इस आरोप को तय करे कि प्रधानमंत्री से जो रिजाइन लेने वाले देशद्रोही थे कि नहीं। और बांग्लादेश ने बहुत मजे ले लिए, एक साथ हो इस्लामी देश भी है, एक साथ हो माइनॉरिटी की रक्षा की भी बात करते। पहले तो धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए अपने आप, फिर भारत से बात करें, और अभी तक भारत ने उसको दिया ही है। पूरी बिजली यहाँ से जाती है, चावल यहाँ से जाता है, क्या क्या नहीं जाता है। हर दिन हजारों बांग्लादेशी घुसता है भारत में। कौन सा भारत का स्टेट नहीं है जहाँ बांग्लादेशी बैठे हुए नहीं है। असम में तो 5 लाख डी वोटर्स एनआरसी के थ्रू आइडेंटिफाइड है। वेस्ट बंगाल में 24% बांग्लादेशी मुस्लिम भरा पड़ा है। देश बांटने वाले भी यही गद्दार बांग्लादेशी मुस्लिम थे। जब जिन्ना ने नो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था तो सबसे पहला मारकाट मचाने वाला सुहारवर्दी था, यही बंगाल वाला, और सबसे बड़ा हत्याकांड नोआखाली में हुआ था, जहां हिंदुओं को, जेंट्स को मार देता था, उसके सामने उसकी पत्नी से शादी करता था। महात्मा गांधी को जाके स्थिति संभालना पड़ा। तो ये गद्दार बांग्लादेशी मुस्लिमों को सबक सिखाने का टाइम आ गया। भारत सरकार दोस्ती की बात ही नहीं करे, पहले सीधा 5 लाख जो डी वोटर से असमीज, उसको कहा कि वापस लो। उनके घर पता सब एड्रेस भारत को पता है। उसके बाद चकमा शरणार्थी, चिटगांव हिल ट्रैक जो था, चटगांव हिल ट्रैक भारत के अंदर में दे, त्रिपुरा के अंदर, वहां 90% पॉपुलेशन बुद्धिस्ट का था। इन लोगों ने 40% उनकी लड़कियों को किडनैप कर लिया। 40% उनके बच्चों के हाथ में पैर में जूते नहीं, नया नया बच्चा, ये बांस नहीं होता, बांस पे उसकी माँ सुला के रखती थी। उनके घर लूट लिए इन लोगों ने। एक बार बीमार बच्चे को एक बार ब्रेकफास्ट मिलता है, 2 बजे फिर खाना मिलेगा, बीच में बच्चा दूध के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रोते रहता है। ये बुद्धिस्टों के बच्चे, वो अरुणाचल के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आके अभी शरण लिए हुए हैं। तो ये जो डकैती चल रहा है बांग्लादेश में, इस सब को ठीक करने का समय आ गया।
बांग्लादेश से दोस्ती। क्या आप लगता है देखिए कि बोलिए। भारत को क्या बांग्लादेश पर चढ़ाई कर देना चाहिए? क्या शेख चढ़ाई हसीना के करने की साथ जरूरत ही मिलकर नहीं है। भारत नहीं नहीं, चढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। चढ़ाई करके तो आप जीत सकते हैं, जीतने के लिए तो आप जी। पाकिस्तान को भी जीत सकते हैं, लेकिन मेन बात है हम्म, कि आपका एजेंडा क्या है, एम क्या है। टीच द बांग्लादेश लेसन कि इट शुड बिहेव प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ इंडिया। उसके लिए हम्म, कवर्ट ऑपरेशन जो होता है, आज भी जी। 40% पॉपुलैरिटी है शेख हसीना की। हम्म, इंटेलिजेंस एजेंसी कर क्या रहा है वहां पे? 4% हम्म, जमात इस्लामी का समर्थक है। उसका इकोनॉमिक हम्म, सपोर्ट इंडिया पे है। नेपाल के थ्रू बिजली भारत से जा रही है। अडानी का सारा बिजली का प्रबंध अडानी के हाथों में है। एक्सपोर्ट जी। इंपोर्ट सब हम लोगों के हाथों में है। उसके बाद हम्म, हेलो, जी जी, भारत बोलिए सर, सरकार, बोलिए। हाँ, भारत सरकार उससे जो परेश बरुआ अल्फा का हेड है वहां बैठा हुआ है, उसका डिपोर्टेशन मांगे। उसके बाद जो हम्म, कवर्ट ऑपरेशंस के रूल है, मेडिसिन, हम्म, फार्मा, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, सब तो भारत दे रखा है उसको। उसके बाद हम्म, भारत सरकार ये अन्यायपूर्ण अपराधी सरकार को हटाने के लिए जो कवर्ट ऑपरेशन जी। होता है, उस कवर्ट ऑपरेशन को हम्म, चलाए और सरकार का तख्ता पलट कर दे। क्योंकि इस समय में बांग्लादेश को अगर भारत मिलिट्री थ्रेट देगा तो उसको कोई नहीं बचा सकता। वो बरसात का दिन था, भारत की सेना नहीं घुस सकती थी, इसलिए उन लोगों ने किया ओवर स्मार्ट। लेकिन हम्म, अभी भारत सरकार बांग्लादेश, नेपाल, लंका, मालदीव, इस सब में ऐसा अपना चक्र चलाए कि इन लोगों को पता चले कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। बैठ ये लोग नहीं कर भारत के सकते। पैसे पर मजे लेते हैं, अब भारत को ही हम्म, आंख दिखाते। हम लोगों को जी। फॉरेन पॉलिसी में नई किताब पढ़ने की जरूरत है जो अंग्रेज लिखते थे। अंग्रेज के समय यही हम्म, नेपाल था, यही बर्मा था, यही लंका था, हम्म, यही मालदीव था। हम्म, इसमें हम्म, अंग्रेज ने पूरा डिफाइन करके रखा था कि दीज आर द इंडियन स्टेट इंटरेस्ट सब्जेक्ट, मतलब ये भारत के जी। हितों की बात, इसमें कोई हम्म, बाहरी शक्ति इंटरफेयर नहीं करे। नेपाल तक को हम्म, इन लोगों ने लोकतंत्र के नाम पर भारत की फॉरेन पॉलिसी ने बर्बाद कर दी। वहां राजा का जी। शासन था, कोई गड़बड़ नहीं हम्म, चलता था, बिना मतलब के हम्म, आग लगाया जाके लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट। नेपाल कैसा बर्बाद हुआ देखिए, अभी चीन के साथ झुका हुआ। भूटान में हम्म, अंग्रेज वाली पॉलिसी चल रही है, देखिए भूटान आज भी मित्र जी। बना हुआ है। तो भारत बिल्कुल। सरकार की पूरी तरह से विदेश नीति की समीक्षा की जरूरत। हम्म, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम विषयों पर बातचीत आपने किया, बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध और जो शेख हसीना को लेकर के वहां की तत्कालिक यूनिस की सरकार है, उन्होंने जो डिमांड रखा है, प्रत्यर्पण की बातचीत जो कह रहे हैं, क्योंकि रजनीश सर सैनिक रहे हैं और अच्छे से पता है इनको कि कैसे देश के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ है और खासतौर पे जो प्रत्यर्पण का मुद्दा होता है, कैसे उसे निपटना चाहिए, तो इन्होंने बताया है, बेहद बारीक तरीके से इन्होंने बताया है। और ये वाकई में बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त जो वहां पर मची हुई है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं या फिर बाकी वहां पर कोई खुश नहीं है, भले ही कुछ संगठन कुछ समुदाय के लोग ये कहे कि तत्कालीन सरकार से हमें संतुष्टि है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शेख हसीना के वो देश छोड़ने के बाद वो देश की स्थिति विकट हो गई है। भारत की योगदान कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि भारत ने डिसाइड कर लिया है कि अब बांग्लादेश के साथ मुझे क्या करना है। इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये पॉडकास्ट लगातार हम रजनीश सर से करते रहेंगे। देशव्यापी तमाम विषयों पर चर्चा होगी। आप सभी दर्शक अपना राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।